नमस्कार। आज हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं वर्तमान में भदोही के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो बीडा के सीईओ के रूप में कार्यरत हैं आईएएस विशाल सिंह जी। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमको समय देने के लिए। सबसे पहले सर अगर बात करें तो शिक्षा रीढ़ होती है किसी भी समाज का। शिक्षा के क्षेत्र में आपके प्रशासन के द्वारा सर कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं और खास करके अगर बालिकाओं की शिक्षा की बात की जाए ग्रामीण की। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहले से ही बहुत बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। मुख्य रूप से जो प्राथमिक शिक्षा का हमारा जो आधारभूत शिक्षा लोगों को होती है उसके लिए सर्व शिक्षा अभियान का कार्यक्रम चलता है, मिड डे मील का कार्यक्रम चलता है। बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए उनके गार्जियंस के डीबीटी के माध्यम से सीधा उनके खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और इसके साथ ही साथ जो गुणवत्ता का सुधार है उसके लिए निपुण योजना का कार्यक्रम चलता है, जिसमें बच्चों की जो टेस्ट किया जाता है उनकी जो लर्निंग है। और इसके अतिरिक्त इन सभी योजनाओं को हम पहले तो अच्छी तरह से लागू कराने का प्रयास कर रहे हैं अपने यहाँ। और दूसरा भी मेरा शिक्षा विभाग के जो बहुत सारे ऐसे उत्साही टीचर हैं जो अपने स्तर पर बहुत सारे नवाचार करते हैं, जैसे स्मार्ट क्लासेज अब लगाई जा रही हैं क्लासेज में और कमरों में इंटरनेट के माध्यम से जो विश्व स्तरीय कंटेंट है वो बच्चों को मुहैया कराया जा रहा है। बच्चों के एनरोलमेंट के बढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। और बहुत सारे कंपोजिट स्कूल्स में मैं गया यहाँ पर, जहाँ पर कि शिक्षकों द्वारा CSR के माध्यम से पूरी केमिस्ट्री की लैब क्रिएट की गई है, फिजिक्स की लैब क्रिएट की गई है और लर्निंग बाय डूइंग के स्तर पर कार्य करने हेतु बहुत सारी नवाचार किए गए हैं। और काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ पर शिक्षा की दृष्टि से पूरे देश में कई बार प्रथम स्थान पर भी रहा है और आगे भी रहेगा, इसका पूरा विश्वास है। अगर बालिकाओं की शिक्षा की बात आपने करी तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो चलाया जाता है, जिसमें कि ऐसे बच्चे जो ड्रॉप आउट हो गए या ऐसी बालिकाएं जो किसी अन्य कारणों से पढ़ाई में नहीं रुचि ले पाई हैं, उनको पुनः एनरोल कराते हुए उनको एक रेजिडेंशियल स्कूल के माध्यम से उनकी शिक्षा का प्रयास किया जाता है। हम लोग समय समय पर उनके स्वास्थ्य और उनके जो शिक्षा का स्तर है उसको भी देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के भदोही में जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा और हमारे कुछ जो उत्साही शिक्षक हैं उनके द्वारा और प्रदेश शासन के द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका रिजल्ट आज के दिन में दिखाई पड़ता है। जी महोदय, अगर देखा जाए तो भदोही को स्वास्थ्य के मामले में रेफर यूनिट माना जाता है कि लोग यहाँ से रेफर होकर सीधा वाराणसी चले जाते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर क्या महत्वपूर्ण किया जा रहा है और खास करके कोविड-19 के बाद क्या तैयारियां हैं, जैसा कि अभी यूपी सरकार ने अलर्ट किया कि कोई एमपॉक्स भी आ रहा है। देखिए, स्वास्थ्य के विषय में हम लगातार जब से मैं यहाँ आया हूँ 4-5 महीने से मैं लगातार प्रयास में हूँ। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए, जो हमारे बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी को सुधारा जाए, एक्सरे मशीन है, अन्य जो इस तरह की आवश्यकता होती है डायग्नोसिस के लिए उनको ठीक रखा जाए, उनका लगातार रख रखाव अच्छा हो, ताकि जो हमारी गरीब जनता है या जो लोग हैं जिनकी उसकी आवश्यकता पड़ रही है उनको बिना पैसा खर्च किए उनको ये सारी सुविधाएँ यहाँ मिल सकें उच्च स्तर की। इसके साथ ही साथ अब रेफरल यूनिट के रूप में इसलिए कहा जाता है कि मेडिकल कॉलेज BHU का एम है, IMS है और बगल में प्रयागराज है, बड़े जनपद हैं जहाँ पर कि सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ज़्यादातर लोग वहाँ जाकर के इलाज कराने में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ भदोही में भी 100 बेड का हॉस्पिटल मेरे सामने ही है, बंद पड़ा हुआ था। इस समय उसको शासन की प्राथमिकता के अनुसार उसको कुछ जाँच थी जिसको खत्म हुई है और अब उस पर भी निर्माण का कार्य शुरू किया जा रहा है। जल्दी ही IPD और OPD दोनों यहाँ 100 बेड हॉस्पिटल में उपलब्ध होगी लोगों को। CT स्कैन की मशीन खराब थी, उसको भी ठीक करा लिया गया है और ब्लड बैंक हमारा तैयार हो चुका है। आज भी गया था मैं ब्लड डोनेशन का एक कैंप लॉन्च क्लब द्वारा आयोजित किया गया था, उसको शुरू करने। हमारा जो सेपरेशन यूनिट है उसकी सारी मशीनें लग चुकी हैं, इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। हम केवल अब एक सर्टिफिकेट लेना होता है ड्रग डिपार्टमेंट से, ड्रग के द्वारा उसकी कार्यवाही की जा रही है, शीघ्र ही उसका भी मिल जाएगा तो हमारी सेपरेशन यूनिट भी चालू हो जाएगी। तो जो प्लेटलेट पर इम्पैक्ट करने वाले जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं या जो इस तरह की बीमारियाँ हैं, डेंगू है या अन्य सभी हैं, उन पर भी हम लोग नियंत्रण कर पाएंगे। उनके लिए जो आवश्यक इलाज है पूरा इलाज की जो वैल्यू चेन उपलब्ध होगी लोगों को। और रेफरल यूनिट की जहाँ तक बात है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट आ जाएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए और स्पेशलिस्ट की अवेलेबिलिटी का एक इशू पूरे भारतवर्ष में
उसमें हम लोग जितना एड्रेस कर पा रहे हैं कि स्पेशलिस्ट हमारे गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो हैं वो पोस्ट हो जाए, उनको सुविधा के अनुसार लोगों को इलाज मुहैया होने के, ताकि रेफरल मिनिमम हो। लेकिन अभी ये कहना कि हमको जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचे ये गलत होगा। बहुत प्रयास बाकी है और लगातार प्रयास करते हैं। सर, आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अध्ययन किए और आपको ई गवर्नेंस पे आपने जर्नल प्रकाशित किया, उसके लिए आपको पुरस्कार भी मिला। ई गवर्नेंस को लेकर भदोही में क्या आपने योजनाएं लागू की? ई गवर्नेंस अब तो काफ़ी मैच्योर हो चुका है हमारे देश में, और बहुत पहले की बात है जब मैं ई गवर्नेंस में काम करता था, भारत सरकार में था, तो हम लोगों ने उसके आधार पर जो यहाँ CSC की सुविधाएं हैं वो अब लोगों को मिल रही हैं। लोग अपने विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स का जो बनाया जाना है या जो सरकार की अन्य सुविधाएं भी हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसमें भी जो बेनिफिट के लिए रजिस्ट्रेशन कराना, ये सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है और इसका प्रचार प्रसार भी तेज़ी से हो रहा है। और साथ ही साथ अब हम लोग कलेक्ट्रेट में शासन की प्राथमिकता के अनुसार ई ऑफिस का जो प्रोजेक्ट है उसको भी हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं। 2 तारीख को यहाँ शुरू हो जाएगा। लगभग सभी का रजिस्ट्रेशन और सारी आवश्यकताएं पूरी कर ली गई हैं। कंप्यूटर्स की उपलब्धता, इंटरनेट की उपलब्धता हो चुकी है कलेक्ट्रेट के सभी पटलों पर। अब हम लोग लोगों का डिजिटल सिग्नेचर बनवा रहे हैं, जिसके बाद हमारे यहाँ पर पेपरलेस ऑफिस की जो परिकल्पना है वो हमारे यहाँ प्रारंभ होगी। साथ ही साथ उससे एक पारदर्शिता और एक अकाउंटेबिलिटी, दोनों चीज़ें फिक्स की जा सकेंगी विभिन्न कर्मचारियों पर कि कौन सा एप्लीकेशन या कौन सी फाइल कब शुरू हुई, उसको ट्रैक करना, ट्रेस करना, उसकी पूरी जो ऑडिट ट्रेल है वो उपलब्ध होगी। और साथ ही साथ उसमें जो विलम्ब होता है या फाइलें दबा ली जाती हैं, गायब कर दी जाती हैं, इस तरह की चीज़ें भी रुक जाएंगी। और इसके अतिरिक्त ई गवर्नेंस के माध्यम से हम लोग जो कंप्लेंट आता है हमारे पास में विभिन्न जनपद के विभिन्न गाँव से, उनको भी उनके मोबाइल नंबर के साथ में एक जोग्राफिकल लेवल पर उसको एनालाइज किया जाता है कि किस गांव से कितनी ज़्यादा समस्याएं और किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। उसके बाद जिस जहाँ पर अधिकतम शिकायतें जिस भी गांव से आती हैं वहाँ हम लोग कैंप लगा करके और लोगों की समस्याओं को उनके सामने बैठकर उनके दरवाजे पर ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे सरकार आपके द्वार का भी एक कंसेप्ट होता है। तो इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स हैं, इस पर लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। शीघ्र देखने को मिलेगा। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार बहुत ही सक्रिय है सर। खास करके अगर बात करें ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए आपका प्रशासन क्या कर रहा है सर? ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तो उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की जो कोशिश है वो की जा रही है। आपने BC सखी का भी कार्यक्रम सुना होगा, उसके माध्यम से सशक्तिकरण किया जा रहा है। आशा है, आंगनबाड़ी है, इन सभी के माध्यम से जो सामुदायिक विकास का जो कार्य है वो किया जाता है। उनको स्वास्थ्य के प्रति, फाइनेंशियल लिटरेसी, कृषि के प्रति, अपने शिक्षा के प्रति, इन सभी चीज़ों के प्रति उनको जागरूक करने का हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। जागरूक करने के साथ साथ जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, उनको एक जानकारी मिलती है, तो चाहे वो समूह के माध्यम से हो या इंडिविजुअल लेवल पर अगर कोई महिला एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती है या शिक्षा के क्षेत्र में आए कुछ करना चाहती है, तो उनको हम लोग एक तो मुख्य धारा से जोड़ते भी हैं और उनके अंदर इन स्किल्स को डेवलप होने के बाद स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के स्किल्स कम्युनिटी चलते हैं, इसके माध्यम से विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बात करें सर, भदोही एक छोटा सा जिला है, लेकिन रोजगार की आप जैसा देख रहे होंगे समस्या, यहाँ के बच्चे पलायन अक्सर कर जाते हैं। रोजगार को लेकर सर क्या प्लान है और जो भारत सरकार की जो योजना है कौशल विकास, उसका कितना लाभ आप देख रहे हैं जिले में? अभी कौशल विकास में भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। वैसे हमारे यहाँ पर ITIs और पॉलिटेक्निक के कॉलेजेस चल रहे हैं, और लेकिन जो एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है उसकी कमी भदोही में है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं। और यहाँ पर जो हमारा एक उसका एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट का जो स्कीम है, जो कारपेट की मैन्युफैक्चरिंग का हैंडक्राफ्टेड, वही एक स्कीम है जिसमें कि लोग पारंपरिक रूप से जिनके परिवार लगे हुए हैं लगभग वही लोग रहते हैं। लेकिन इसको और बड़ा करने के लिए हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी जो भदोही में भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है वो, प्लस अन्य ऐसे स्वयंसेवी सहायता समूह जो हैं उनके माध्यम से, और बैंक्स के माध्यम से, CSR के अंतर्गत भी, और RCT के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर में जो स्किल्स हैं उनको बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाए। और जो कारपेट टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी छोटे ड्यूरेशन के कोर्सेज चलाकर उनको इस लायक बनाया जाता है कि वो जल्दी एम्प्लॉय हो सके। तो ये प्रयासरत है हम लोग। साथ साथ कृषि में भी नवाचार के माध्यम से बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की पॉसिबिलिटी रहती है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि भदोही में लैंड होल्डिंग बहुत कम है लोगों की, और जो उपज है वो सब्सिस्टेंस के लिए भी सफिशिएंट नहीं होती। तो इसमें
एक इनोवेटिव तरीके से या फिर ऐसी कैश क्रॉप्स को उगाकर, जैसे मशरूम है या केला है या इस तरह की चीज़ें उनको उगाना, फिर उसके बाद उसको हम लोग एक्सपोर्ट भी करने शुरू करा यहाँ से लोगों ने, हरी मिर्च का और परवल का, सब्जियों का, और साथ साथ कैश क्रॉप को उगाकर उसकी जो पूरी वैल्यू चेन है कि वो फार्म से लेकर के और शेल्फ लाइफ बढ़ाना, और उसके बाद उसका एक कंज्यूमर के लिए उसको ईजी बनाना, उसकी प्रोसेसिंग करके पैकेजिंग करके लोगों को उपलब्ध कराना, इस दिशा में भी हम लोग प्रयासरत हैं। और शीघ्र ही जो यहाँ के ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की चीज़ें भी हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बी कीपिंग है या एनिमल हस्बेंड्री है या हमारा जो कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन है उसका प्रोसेसिंग है, इन सभी चीज़ों पे काम करते हुए हम लोग यहाँ पर रोजगार की भी अवसर बढ़ाएंगे और कौशल विकास में भी जो आवश्यकता, इस गैप होगी अगर जब डिमांड बढ़ेगी इस तरह के प्रोफेशनल्स की, तो उनको भी बढ़ाएंगे। साथ ही साथ कौशल विकास में जो स्कीम्स चल रही है पढ़ाने के बच्चों को, उसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मेन रूप से यहाँ मुख्य रूप से पढ़ाया जाता है बच्चों को, जो कि आईटी के लेवल पर सीखते हैं चीज़ों को, लेकिन उतना अब्जॉर्प्शन नहीं है, इसलिए उनका पलायन होता है। तो पलायन रोकने के लिए हमें यहाँ स्वरोजगार को भी बढ़ावा देंगे और प्रयास करेंगे कि एमएसएमई यूनिट्स, छोटी यूनिट्स जो है वो। जैसे स्वरोजगार आपने कहा, योगी जी ने ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो लाए थे, तो उसमें भदोही कालीन के लिए प्रसिद्ध है, उसके लिए सर कोई? तो ODOP, वही मैं कह रहा हूँ, ODOP के अंदर कालीन है यहाँ पे, और कालीन में जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट है वही होती है, उसमें नए लोग नहीं जुड़ते। नए लोग जुड़ सकें इसके लिए शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज IICT के माध्यम से भी हम लोग चला रहे हैं, और सर्टिफाइड बच्चे होंगे जो वो फिर कारपेट इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब हो पाएंगे, इसका भी लोग प्रयास। सर, शासन द्वारा जो विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको लेकर क्या कहेंगे, और क्या सर ऐसी योजनाओं की जानकारी आम जन को होती है जो विकास? बिल्कुल, हम लोग प्रयास करते हैं कि रोजगार मेला लगता है जब तक, और अदरवाइज जहाँ यूथ है हमारा कॉलेजेस में और इस तरह की जगहों पर उद्योग विभाग द्वारा और श्रम विभाग द्वारा पॉलिटेक्निक्स और ITIs में स्वरोजगार के जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समय समय पर इसकी जानकारी दी भी जाती है, और अदरवाइज सारी चीज़ें अब तो ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, और इसके और प्रचार प्रसार करेंगे ताकि लोगों को जानकारी हो कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। जैसे अभी हमारा PM श्री योजना चल रही है, जो बच्चों को विश्वकर्मा योजना चल रही है, जिसके माध्यम से लोगों को एनरोल किया जा रहा है, उनको टूल किट्स उपलब्ध कराई जाएंगी एनरोलमेंट के बाद पात्रता के आधार पर, ताकि जो उनका ट्रेडिशनल काम जो वो करते आ रहे हैं उसको और बेहतर कर पाएँ, और टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन हो, इनोवेशन हो, नई डिज़ाइन हो, और अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि SP महोदय आप खुद एक महिला हैं, तो महिला सुरक्षा को लेकर जिले में क्या स्थिति है? महिला सुरक्षा की ऐसी यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन हाँ सामाजिक कुरीतियाँ, अभी दहेज हत्या और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़रूर इनमें अभी भदोही में होती हैं, लेकिन हम लोग समाज को जागरूक करने के साथ साथ अगर कहीं पर कोई ऐसी सुगबुगाहट पता चलती है, छोटी बात भी होती है, तब भी उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है और लोगों को इस बात के लिए हिदायत दी जाती है कि इस तरह का कोई कार्य ना करें। लेकिन फिर भी अगर कोई करता है तो हम लोग पूरी निष्पक्षता के साथ जांच करके उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। सभी ऑफिसेज में इसके लिए जो विमेन का जो कंप्लेंट होती है उसको रिड्रेसल के लिए बना दी गई है कमेटीज, और उनके माध्यम से वो अपनी बात रख सकती हैं ताकि किसी प्रकार का जो कार्य क्षेत्र में उनका उत्पीड़न है वो भी रोका जा सके, और उसको बेहतर करने का लगातार। अगर सर हर घर जल मिशन की बात करें तो क्या प्रगति देख रहे हैं इसका जिले में? अभी प्रगति, चूंकि ये भदोही लगा उसमें पीछे रहता है मंडल में, क्योंकि ये दूसरे फेज में यहाँ पर चीज़ें शुरू हुई, पहले नहीं था यहाँ पर जल जीवन मिशन का कार्यक्रम, लेकिन अब हमारे पास में लगभग 250 के आसपास ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के द्वारा जो कंज्यूमर तक लास्ट उसमें टैप तक पानी पहुँच रहा है और लोगों को जल की उपलब्धता भी है। लेकिन अभी 1200 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं यहाँ पर, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले 6 महीने में लगभग सभी जगह पर परियोजनाएं पूर्ण हो जाएं और लोगों तक जल, शुद्ध पेयजल पहुंचने लगे नल के माध्यम से। और अभी लेकिन भदोही में जल की ऐसी कोई कमी नहीं प्रतीत होती है, लगभग सफिशिएंट अमाउंट में लोगों के पास जल उपलब्ध रहता है पेयजल, जैसा कि मिर्ज़ापुर और सोनीपत के इलाकों में है। लेकिन फिर भी अभी हर घर जल की जो परियोजना है उसको भी शीघ्र हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक आखिरी प्रश्न, आप चूंकि बीडा के CEO हैं और जैसा कि आपने देखा होगा न्यूज़ के माध्यम से, जो वर्तमान विधायक हैं और तमाम लोग भदोही के, उनको कुछ परेशानियां हैं इस महायोजना, क्या है सर ये महायोजना, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों? ये महायोजना विकास का एक खाका खींचा जाता है जिसके आधार पर भविष्य का विकास किया जाता है। एक अर्बनाइजेशन के लिए आवश्यक है कि उस जगह की एक मास्टर प्लान बनाया जाए जिसमें भूमि का जो विभिन्न प्रकार के प्रयोग हैं उनको निश्चित किया जा सके, और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी लैंड का लोकेशन किया जा सके, चाहे वो ग्रीन एरिया हो या जो वाटर बॉडीज हैं
या जो आपके भविष्य की आवश्यकताएं होंगी, रोड है, नेटवर्क, रोड का नेटवर्क है, पावर हाउस है, इन सभी चीज़ों के लिए तो एक माध्यम है मास्टर प्लानिंग का जो प्रयास होता है कि चीज़ों को एक डायरेक्शन दिया जा सके अभी से और भविष्य के लिए प्लानिंग की जा सके। तो उस प्रकार से 42 वर्षों के बाद बीडा में ये मास्टर प्लान तैयार हुआ है और बड़ा प्रयास इसके लिए लोगों ने पहले भी संभवतः किया होगा, लेकिन हो नहीं पाया था। और हम लोग इस स्टेज पर हैं कि हमारा मास्टर प्लान तैयार है, उसको जनता के बीच में रखा गया है पिछले 1 महीने से और 15 दिन का समय और बढ़ाया है हमने अभी। लोग अपने जो आपत्तियां हैं, जो सुझाव हैं, वो हमें बता सकते हैं ताकि उसके हिसाब से मास्टर प्लान को एक्सेप्टेबल बनाया जा सके और भविष्य की जो आवश्यकता को ध्यान रखा ही जाए। वर्तमान में जो अगर कोई चैलेंज है तो उसको भी ठीक किया जा सके, इस विषय को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। सभी वर्गों से लगातार बात करके विधायक जी हैं जो वहाँ पर उनको भी और इसके अतिरिक्त हमारे जो विभिन्न जनप्रतिनिधिगण हैं, प्रधान हैं इस क्षेत्र के, सभी को बुला करके लगातार हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं कि उनके अंदर से ये भ्रम निकाला जा सके। लोगों में एक भ्रम फैलाया गया कि ज़मीनें एक्वायर हो जाएंगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। केवल लैंड का अलोकेशन होता है विभिन्न यूजेस के लिए और भविष्य की प्लानिंग होती है। लैंड एक्विजिशन का यदि कभी कार्यक्रम बना तो उसके लिए तो धन की आवश्यकता होती है, वो तो शासन की मंशा जैसी रहेगी उस किया जाएगा, अभी कुछ नहीं होना। तो उस भ्रम की वजह से उसका विरोध हो रहा था और मैं खुद भी सभी लोगों से मिल रहा हूँ, हमारी पूरी टीम वहाँ है और लोगों को बताया जाता है और लोगों के आपत्ति सुझाव बड़ी संख्या में प्राप्त भी हो रहे हैं, जिसको एक कमेटी बनाकर उसको हल किया जाता है और उसके बाद उसके संशोधन के साथ ही मास्टर प्लान जारी होता है। तो मैं बड़ा इस मामले में आशान्वित हूँ कि जल्दी ही हम मास्टर प्लान लागू करेंगे और मास्टर प्लान लागू होने के बाद भदोही का जो प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट होता है वो हो पाएगा। हम सर आपके बारे में शोध कर रहे थे तो उसमें था कि आप पारिस्थितिकी के भी काफी कार्य किए हुए हैं आपको, तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर कहा गया, अब की बार वृक्षारोपण कैसा रहा? वृक्षारोपण काफ़ी बड़ी संख्या में किया गया है और अभी चल रहा है। हम लोग लगातार उसकी जियो टैगिंग कर रहे हैं ताकि जो वृक्ष लगाए जा रहे हैं उनको जीवित रखने के लिए जो प्रयास है वो भी किए जा सके और जब बारिश का समय खत्म हो जाएगा तो उनको पानी देना है या उनका रख रखाव है, सुरक्षा है, इसके लिए भी कार्य किया जा सके। और इकोलॉजी के ऊपर में काम करने के साथ साथ हमारा प्रयास है कि वृक्ष लगाने के साथ साथ कि जो हमारा कैचमेंट एरिया है विभिन्न नदियों का, यहाँ पर मुख्य रूप से वरुणा और गंगा और एक ये आपकी ये मोरवा नदी, 3 नदियां हैं जो इस यहाँ पर है, क्योंकि लुप्त प्राय भी हो गई है मोरवा। तो अब इन नदियों को पुनर्जीवित करना, इनके दोनों तरफ प्लांटेशन करना, लोगों के बीच में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी और अवेयरनेस बढ़ाना कि नदियाँ क्यों आवश्यक हैं। इसी प्रकार से तालाब है, अमृत सरोवर जो बनाए गए हैं उनका रख रखाव है, उनका गहरा किया जाना है और जहाँ पर कब्जा आदि हो चुका है तालाबों पर खाली करा के उनको दोबारा खुदवाया जाना, इन चीज़ों का प्रयास किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब जैसा कि वेटलैंड है, यहाँ पर लगभग 67 एकड़ की वेटलैंड बताया गया मुझे, जो मैं चाहूँगा कि अब हम लोग उसके साथ में प्रयास में हैं कि जो NNCG है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन प्लानिंग है, इनके माध्यम से हम लोग यहाँ पर इसके विकास के लिए एक सुसंगठित योजना बनाए। जिस प्रकार से हम लोगों ने अयोध्या में समदा वेटलैंड का वो किया था, रिस्टोर किया था उसको, उसी प्रकार से इस वेटलैंड को भी रिस्टोर करें ताकि आने वाले समय में कैचमेंट एरिया में जब पानी का सुधार होगा, क्वालिटी का सुधार होगा और उनके भंडारण की क्षमता बढ़ेगी तो नदियों में भी पानी आएगा और हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका जिसका डेप्रेशन हो रहा है बहुत तेज़ी से, उसमें भी सुधार आएगा। तो इस पर भी हम लोग लगातार कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू।